अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। आज हम ब्लड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, उसमें सीरम भी देख लिया, उसके काम भी देख लिए ब्लड के। और आज इसका पहला जो फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने कहे थे, यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, उसमें से आज हम अपने आरबीसीज को पढ़ रहे हैं। और इसका नाम आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आरबीसी का जो मैंने नाम बताया था वो क्या है। अभी भी कुछ देर पहले मैंने बोला, ठीक है। तो आरबीसी जिसे हम कहते हैं, इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पसल या रेड ब्लड सेल्स, उर्फ आम में, यानी आम जबान में। अच्छा जी, आज चलो ना, ये इस टॉपिक में इंक्लूड होंगे, ये इसकी जर्नल से कंटेंट लिस्ट है। और अब देखते हैं आरबीसी क्या है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, हेमाटाइड है, यहाँ पर इसका नाम लिखा है। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आरबीसी को हम क्या कहते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरिथ्रोस फॉर रेड एंड काइटोस फॉर हॉलो वेसल्स, यानी ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव्ड किया गया है, एरिथ्रोस से, जिसका मतलब है रेड, और हॉलो काइटोस। साइट ट्रांसलेट एज अ सेल, यानी कि रेड हालो सेल और रेड ब्लड सेल्स। बाद में बदल के हमें पता चला कि हालो नहीं है, बट इनिशियली ये हालो दिखता था। नॉन न्यूक्लिएटेड है, फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाता है ब्लड का। और इट लेक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल सच एज न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स इसमें नहीं होते। तो मतलब ये है कि अपनी एनर्जी नहीं पैदा कर सकता। इसके अलावा राइबोसोम का जो काम है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ये वो भी नहीं कर सकता। रेड ब्लड सेल रेड क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन है। 90% ऑफ आवर रेड ब्लड सेल इज हीमोग्लोबिन। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, नॉर्मल काउंट वगैरह की बात करें, तो वो ये है। डायमेंशन है, ये बाइकनकेव है। इसी तरह जिस तरह आपने अगर कभी डोनट खाया हो, यानी कि बीच से कमज़ोर होता है और साइडों से मोटा होता है, बट डोनट का बीच में सुराख होता है, इसका बीच फिल्ड अप होता है। इसकी लंबाई या इसका टोटल डायामीटर 7.2 माइक्रोन होता है, और इसके मोटे एंड यानी बाहर के किनारे 2.2 माइक्रोन और अंदर का 1 माइक्रोन होता है। इसका टोटल वॉल्यूम 87 माइक्रोमीटर क्यूब होता है। अब इसके इस शेप के कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ बाइकनकेव शेप जो है, ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। यानी अगर ये गोल होता तो शायद इसका सरफेस एरिया इस कदर ज़्यादा ना होता। दूसरा ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैपिलरीज में इसको स्क्वीज होकर गुजरना पड़ता है, तो इट प्रोवाइड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसका जो शेप है। अच्छा, अगर कभी किसी वजह से टेंशन पड़े तो ये वॉल्यूम इसका अल्टर हो सकता है, यानी ये अपने वॉल्यूम चेंज कर सकता है, जिस तरह अभी मैंने बताया कैपिलरी से गुजरते वक्त। अब इसकी ये शेप कैसे मेंटेन होती है? यानी अगर राउंड होता है, सर्कुलर राउंड, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है तो ठीक है। बट ये बीच से पतला, साइडों से मोटा कैसे हो सकता है? तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, तो इसमें कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं जो इसको ये शेप प्रोवाइड करते हैं। मेंटेन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी उसी की वजह से होते हैं। इसकी सरफेस पर एंटीजेंस भी अवेलेबल होते हैं। ब्लड ग्रुप में हमने देखे थे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल के ब्लड ग्रुप बता रहा था, तो मैं हमेशा इसके एंटीजन इसकी सरफेस पर ड्रा करता था। एंटीजन ऑन द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन, तो ये ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं।
नॉर्मल काउंट आरबीसीज की क्या है, तो 4.5 से 6 मिलियन क्यूबिक, और जिसे कहते हैं मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर मौजूद होते हैं, इस कदर ज़्यादा होते हैं। ये एडल्ट मेल की बात है। अगर फीमेल में हम देखें तो ये 4 से 5.5 यानी कि मेल से थोड़े से कम होते हैं। और बर्थ के टाइम पर यानी जब बेबी पैदा होता है ये 6.7 मिलियन होते हैं पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। तो बर्थ के रेट पर ये सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर असाइनमेंट ये है जो आप मुझे आंसर करेंगे यूट्यूब के नीचे कि मेल में फीमेल से ज़्यादा क्यों है और बच्चे में यानी आफ्टर बर्थ ये इन दोनों से ज़्यादा क्यों है। जस्ट अ सिंपल रीज़न आपने टाइप करना है, हर एक ने टाइप करना है, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। कंपोजिशन यानी एक आरबीसी में 62.5% वाटर होती है, 35% हीमोग्लोबिन, 2.5% शुगर और ग्लूकोज होती है, लिपिड्स सिफलिन यानी लिपिड्स के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल, लिसिथीन, प्रोटीन में ग्लूथियन इनसॉल्युबल प्रोटीन विच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन को प्रोटेक्ट करने में भी काम करता है ग्लूथियन। एंजाइम होते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड केटालेज, इसके अलावा आयंस भी होते हैं। आयंस सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फेट आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक आरबीसी की कंपोजिशन है, इसको भी याद रखिए। इसके बारे में मैं पेपर में क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करूंगा। फंक्शन ये तमाम जिसे कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट डालते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हर एक बच्चा जो है वो देगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी फंक्शन हम इसका जानते हैं, एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ विस्कोसिटी, पिगमेंट वेरिएशन, पिगमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। कौन सा पिगमेंट है जो इसकी डिस्ट्रक्शन के बाद बनता है, ये आपने मुझे बताना है। हर एक स्टूडेंट कोशिश करे कि वो कमेंट करे, और हर एक स्टूडेंट का नाम ईमेल साथ में आता है और मैं इसको काउंट करूँगा। ठीक है, फ्रिजिलिटी, इसमें और कोई क्वेश्चन बन रहा है? एसिड बेस बैलेंस, ठीक है जी, नहीं ये हम पढ़ चुके हैं। मेंटेनेंस ऑफ विस्कोसिटी, एसिड बेस बैलेंस, हीमोलाइसिस। अब फ्रिजिलिटी एंड हीमोलाइसिस, यानी ये फ्रिजिलिटी किसे कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी ऑफ आरबीसी टू हीमोलाइज और टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली। आपने अक्सर डब्बों पे देखा होगा फ्रिजाइल, वो एक गिलास बना होता है जिसका वो टूटा होता है, कहते हैं यानी ये बहुत कमज़ोर है जो आसानी से टूट सकते हैं। हेमोलाइसिस, ये टर्म्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आगे शायद इसका इस्तेमाल हो। हेमोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी एंड लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हेमोलाइसिस का टर्म आपको याद होना चाहिए, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आइसोटोनिक वाला जो लेक्चर था उसमें। देयर आर टू टाइप्स, ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी, मैकेनिकल फ्रिजिलिटी। अब दो तरह की ये इस पे प्रेशर आ सकते हैं और ये टूट सकते हैं ड्यू टू एक्सपोजर टू हाइपोटोनिक सेलाइन, जो अभी मैंने जिक्र किया। हाइपोटोनिक सेलाइन अगर हम डालेंगे तो ये टूट सकते हैं। हाइपोटोनिक आप जानते हैं, ये वाला टॉपिक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक जब मैंने पढ़ाया था, अगर इसमें आप आरबीसी को डालेंगे तो टूट सकते हैं। मैकेनिकल फ्रिजिलिटी, किसी मैकेनिकल स्ट्रेस के नीचे आ गए तब भी ये सेल्स टूट सकते हैं। यार अब वेरिएशन आरबीसी काउंट किन फैक्टर से चेंज होती है? ऑफ कोर्स एज एक फैक्टर है। जिस तरह मैंने बताया एडल्ट में चिल्ड्रन की निस्बत आरबीसी कम होते हैं, जेंडर मेल में फीमेल की निस्बत आरबीसी ज़्यादा होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, आपके जहन में आया होगा क्यों ज़्यादा होते हैं, बट आई वांट यू टू स्टडी दैट, और मुझे इसके जवाब इस वीडियो के नीचे चाहिए। हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब भी आरबीसी काउंट बढ़ता है। ये तमाम वो फैक्टर हैं
जो इंक्रीज काउंट में चलते हैं। ठीक है, अब हाई एल्टीट्यूड पर क्यों आरबीसी काउंट बढ़ता है? ऑफ कोर्स जब हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं वी गो टू द हाइपोक्सिया, हमारा जिस्म लो ऑक्सीजन क्वांटिटी फील करता है। देन ऑफ कोर्स कुछ हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और हमारा बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन शुरू कर देता है और इवेंचुअली आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। वहाँ पर हम हाइपोक्सिया क्यों फील करते हैं? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर कम होता है। सो लो ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर, लो ऑक्सीजन कंटेंट फॉर द आरबीसी टू कैरी और लो ऑक्सीजन कंटेंट टू द टिश्यू। सो टिश्यू गो इनटू हाइपोक्सिया और फिर हमारा जिस्म आरबीसी काउंट बढ़ाकर ऑक्सीजन क्वांटिटी को प्रिपेयर करता है। एक्सरसाइज, जो लोग जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। उनमें भी यही पहला वाला मैकेनिज्म है। मैकेनिकल एक्सरसाइजेज जो जिम वगैरह है, भागना दौड़ना है, जो जिसे हम कहते हैं स्टेमिना बढ़ गया। स्टेमिना बढ़ना क्या होता है कि उनके जिस्म में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज होती हैं जो कि एक ही सांस में ज़्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा और मिकदार में टिश्यू को पहुंचती है। तो एक्सरसाइज से आरबीसी काउंट बढ़ता है। टेम्परेचर भी आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है और इसके अलावा खाने में भी आरबीसी काउंट हम अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो बढ़ेगा। डिक्रीज इन काउंट क्या है? हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, अगर हम ज़्यादा प्रेशर वाली जगह पे जाएंगे तो ज़्यादा किस चीज़ का प्रेशर? एयर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो डिक्रीज काउंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ज़्यादा एयर प्रेशर है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर हमारे लंग्स पर ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी आरबीसी काउंट कम हो जाता है। अब ऑफ कोर्स इसमें आयरन जो है वो इन्वॉल्व है। प्रेग्नेंट वुमेन का जो आयरन होता है वो लेवल कम हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो भी आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। इसलिए हमें कोरोना में कहते हैं कि अपनी नींद पूरी रखो ताकि आपका ब्लड हेल्दी रहे, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, आपका सब कुछ अच्छा होगा। सो मुनासिब नींद चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं? पैथोलॉजिकल वेरिएशन, वो तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन थी। ये जो वेरिएशंस हैं ये फिजियोलॉजिकल है, ये जनरली होती हैं, हर एक के साथ होती हैं। पैथोलॉजिकल, अगर कोई बीमारी है तो अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाता है तो हम इसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। और डिक्रीज एनीमिया। और आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने गूगल क्लासरूम में करनी है। तो ये दोनों टॉपिक आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, हाथों से तस्वीरें अपलोड करते हैं। गूगल क्लासरूम में आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, वहाँ पर असाइनमेंट का एक जिसे कहते हैं टैब है, उस पर जाएं और असाइनमेंट अपलोड करें कि पॉलीसाइथीमिया किसे कहते हैं, इसकी टाइप्स क्या है और हर एक टाइप को एक्सप्लेन करें। और एनीमिया किसे कहते हैं, इसकी टाइप्स क्या है और हर एक टाइप को एक्सप्लेन करें। डू इट एंड गेट सम मार्क्स फ्रॉम मी। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन इन द शेप। अब एक तो थी काउंट में वेरिएशन, ठीक है, बढ़ना, डिक्रीज होना, पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया। अब बाज़ औक़ात इनकी काउंट ज़्यादा ख़राब नहीं होती, इनकी शेप ख़राब होती है। ये नीचे आप देख सकते हैं। क्रीनेशन, श्रिंकेज एज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। स्फेरोसाइटोसिस, ग्लोब्यूलर, इसमें जो सेल्स होते हैं वो ग्लोब्यूलर हो जाते हैं। हाइपोटोनिक यानी बहुत सारा सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्लोब्यूलर हो जाते हैं। और श्रिंकेज में सोल्यूशन जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर चला जाता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एलिप्टोसाइटोसिस, एलिप्टिक श्रिंकेज, इसमें भी श्रिंकेज हो जाती है। सिकल सेल में क्रिसेंट शेप बन जाते हैं। ये अब सिकल सेल जो आरबीसीज होते हैं वो चांद की तरह बन जाते हैं। ये क्या है? पॉइकिलोसाइटोसिस, फ्लास्क, हैमर और एनी यानी इरेगुलर शेप के बन जाते हैं, अनयूजुअल शेप। अच्छा, जो डी शेप्ड सेल्स होते हैं इनमें से कोई भी हो जाए वो
अपना काम यानी ऑक्सीजन कैरिंग का काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक जनरल से इंट्रोडक्शन है, आगे इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पर आरबीसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब वेरिएशन इन साइज, आरबीसी में साइज में भी चेंज होती है। आरबीसी इन वेनस ब्लड स्लाइटली लार्जर होता है वीनस में, और देन आर्टीरियल ब्लड ये थोड़े से साइज में बड़े और ये थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। अब छोटों को हम कहते हैं माइक्रोसाइट्स, लार्ज को हम कहते हैं मैक्रोसाइट। और बाज़ औक़ात सेल में, ये जो हमारे ब्लड में मुख्तलिफ साइज़ के सेल्स होते हैं, एक रेगुलर सेल नहीं होते, तो हम इसको कहते हैं एनीसोसाइट्स। सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज पाए जाते हैं ब्लड में, तो इसे कहते हैं एनीसोसाइट्स। ये सिर्फ आपको टर्म्स बताने के लिए है। अब इसकी जो फेट है, यानी इसका जो सेल प्रोड्यूस हो गया, तो फिर क्या हुआ, 120 दिन तक इसकी लाइफ है। अब 120 दिन बाद क्या होता है, ये फ्रेजाइल हो जाते हैं। फ्रेजाइल मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इजीली टूट सकते हैं। तो कैपिलरीज जहाँ पर बारीक होती हैं, वैसे भी बहुत बारीक है, उनका डायमीटर बहुत कम है, तो कैपिलरीज में ये जाकर टूट जाते हैं। अच्छा, तो ये फ्रेजाइल हो जाते हैं सेल्स और बारीक कैपिलरीज में टूटते हैं। अब कौन सी जगह की बारीक कैपिलरीज, स्प्लीन की कैपिलरीज में ये टूटते हैं। अब वहाँ क्यों टूटते हैं, वहाँ की कैपिलरीज बारीक होती हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, और जैसे ये टूटते हैं इससे निकलती हैं मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे है आयरन, ग्लोबिन और पोर्फिरिन। ये जाती हैं लीवर्स में, ठीक है, और आयरन के साथ एपोफेरेटिन मिलकर इसको फेरेटिन बनाता है। अब ये फेरेटिन स्टोर हो जाता है और दोबारा रीयूज़ हो जाता है, बोन मैरो में जाकर दोबारा आरबीसी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन पूल में जाता है और अगेन रीयूज़ हो जाता है। पोर्फिरिन जो है बिलिरुबिन बनता है और बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो जाता है। अब ये नॉर्मल फंक्शन है, ये एनी टाइम चालू रहता है, क्योंकि हर सेल 120 दिन बाद मरेगा और ये इससे गुजरेगा। तो बिलिरुबिन तकरीबन हमेशा हमारे ब्लड में होता है, बट इट शुड नॉट एक्सीड सम लिमिट्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रक्शन, कहाँ पर होती है, स्प्लीन में, कहाँ पर प्रोसेस होती है, लीवर में, ठीक है। और लीवर में कुफर सेल्स, हम लीवर अगर पढ़ चुके हैं तो कुफर सेल्स में प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, एरिथ्रोपियोसिस। एरिथ्रोपियोसिस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है एंड वी विल लर्न इट देन।